तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं कल जहाँ पर मैंने आप लोगों को छोड़ा था। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आपको पेपर में क्या होगा कि इस तरीके का कोई एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। और यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर रेट लॉ लिखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। 3 क्वेश्चन है। यहाँ पर इसके 3 मैकेनिज्म दिए हुए हैं। मैंने आपको पिछले यानी कि कल के लेक्चर में ये कहा था कि जो स्लोएस्ट स्टेप होते हैं एक मिनट, अजय सिंह टाइम से पहुंच जाया करे भाई, बीच में थोड़ी परेशानी हो जाती है। हाँ, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसके मैकेनिज्म के स्टेप्स आपको दिए हुए हैं। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यदि आपका क्वेश्चन इस तरीके का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे? अपना आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। जो आंसर है इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, यहाँ से अपना आंसर शुरू हो रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा है स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप आपका ये सेकंड वाला है, यानी कि हमारा यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब यदि इस चीज़ को देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे? रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और यहाँ पर N2O2 है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ N2O2। फिर यहाँ पर H2 है तो कंसंट्रेशन ऑफ H2, यानी कि ये चीज़ आपने इसे देख करके लिखा और इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन ए। अब यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि द रेट लॉ शुड बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट स्पेसीज। यहाँ पर जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है ये चीज़ नहीं होने चाहिए। होने क्या चाहिए था? अपने पास एक्चुअल में ये होना चाहिए था कि कंसंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर Y। देखिए ये पता कैसे लगा कि ये होना चाहिए? जरा देखिए, मैंने कहा था जो रेट लॉ इक्वेशन होता है उसमें केवल रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को लेते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है? NO है, तो मैंने यहाँ पर NO लिखा। दूसरा कंसंट्रेशन H2 है, तो यहाँ पर दूसरा कंसंट्रेशन हमने हाइड्रोजन का लिखा। अब यहाँ पर जो पावर X और Y है, मैंने कहा था कि यह जो पावर X और Y होता है यह हो सकता है कि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि X के जगह पर 2 आएगा या नहीं आएगा। हमें यहाँ पर सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर X के जगह पर क्या आएगा और Y के जगह पर क्या आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ, इसमें हम लोग यही पता करने जा रहे हैं। अब होना चाहिए हमारा रेट लॉ इक्वेशन का फॉर्मेट ये, यानी कि इसके अंदर
NO होने चाहिए और H2 होने चाहिए, जबकि हमें स्लोएस्ट स्टेप से हमें ये पता लगता है कि इसमें N2O2 है और H2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि N2O2 यह इंटरमीडिएट स्टेज है। तो हमें इस इंटरमीडिएट स्पेसीज को एलिमिनेट करना होगा, निकालना होगा। अब निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये निशान मैंने रिवर्सेबल के लिए लगाया है। ये जो देख रहे हैं दोनों तरफ मैंने एरो दिखाया है। इसका मतलब KF का मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए और KB का मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। जो आपने +1 में इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ा था वहाँ से ये कंसेप्ट आएगा। तो +1 के कंसेप्ट को आपने यहाँ पर लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 इक्वल टू KF/KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2। अब आप क्या करेंगे, यह जो N2O2 का वैल्यू है आप इस इक्वेशन में यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ N2O2 इन इक्वेशन A, यानी कि N2O2 के वैल्यू को इक्वेशन A में पुट करना है। आप यहाँ पर किस तरीके से करेंगे पुट, तो यहाँ पर देखिए ये रेट है, तो मैंने यहाँ पर ये रेट है तो मैंने यहाँ पर ये रेट लिखा। दोनों जगह इक्वल टू का निशान है, आपने यहाँ पर इक्वल टू का निशान दिया। यहाँ पर K1 है, यहाँ पर भी मैंने K1 लिखा और यहाँ पर N2O2 है, तो मैंने इस N2O2 के जगह पर ये वाला पोर्शन उठा करके रख दिया KF/KB कंसंट्रेशन ऑफ NO के ऊपर पावर 2। तो देखिए यहाँ पर है KF/KB इंटू NO के ऊपर पावर 2। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद इक्वेशन A में यहाँ पर दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ H2, तो हमने यहाँ पर लिखा कंसंट्रेशन ऑफ H2। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हेलो, किसी भी हाँ, कहाँ पर डाउट है? सर डाउट नहीं है। हाँ, नहीं है डाउट तो आप जवाब दे दीजिए ताकि मैं वेट ना करूं, मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए ठीक है, यहाँ तक ओके है, सब ओके। ठीक है, जहाँ तक ओके है इसको मैं ब्लू कर रहा हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ। इसका मतलब यहाँ तक आपके समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये जो K1 इंटू KF/KB है, ये दोनों कांस्टेंट है। K1 भी कांस्टेंट है और KF/KB भी कांस्टेंट है। और जब कभी भी दो कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें न्यू चीज मिलते हैं वह भी कांस्टेंट ही मिलता है। आप यहाँ पर देखिए K1 इंटू KF/KB को एक नया कांस्टेंट का नाम हमने दे दिया K। इसको मैं यहाँ पर रेड कर देता हूं ताकि ये पता लग जाए कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, K के बराबर है। तो यानी कि आपका फाइनल क्या हो जाता है,
इसको हमने यहाँ पर लिख दिया के। उसके बाद यहाँ पर देखिए NO के ऊपर पावर 2 है, तो यहाँ पर हमने लिखा है NO के ऊपर पावर 2 इंटू में यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो यहाँ तक समझ में आ गया क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर आप आगे देखें, तो जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो गया। टारगेट क्या था? रेट लिखा हुआ होना चाहिए, के होना चाहिए, NO होना चाहिए और X की पावर होनी चाहिए, फिर H2 होने चाहिए और Y की पावर होनी चाहिए। यहाँ पर भी देखें रेट आ गया, इक्वल टू आ गया, के आ गया, NO आ गया और X के जगह पर यहाँ पर 2 आ गया और Y के जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर 1 हो गया है। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ इक्वेशन। ये हमारा कहलाएगा रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में NO और H2 ये दोनों कंसंट्रेशन टर्म है। NO का पावर 2 देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, और H2 के ऊपर यदि कोई पावर नहीं तो इसका मतलब होगा 1, और 2 प्लस 1 इक्वल टू आपका हो गया 3। इसका मतलब ये हमारा हो गया थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक समझ में आया कि हमने किस तरीके से निकाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? यस सर। हाँ। अब उसके बाद कल मैंने आपको बताया था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए मैंने आपको 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दो मैंने यूनिट निकाल करके दिखाए थे। सेकेंड और थर्ड का मैंने आपको कहा था आप खुद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने फॉर्मूला दिया था यहाँ पर, मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस n। तो 1 माइनस n, तो n हमारा यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया, क्योंकि n हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। n के जगह पर हमने लिख दिया यहाँ पर 3 इंटू पर सेकेंड। अब 1 में से यदि आप 3 माइनस करते हैं तो अब यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा -2। अब इस -2 को लीटर के इस माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। लीटर के ऊपर जो पावर माइनस में है और यहाँ पर जो ये माइनस है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर के ऊपर पावर +2 आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है लीटर के ऊपर पावर +2। उसके बाद यहाँ पर जो आप मोल देख रहे हैं इसके ऊपर यदि कोई पावर नहीं तो इसका मतलब इसके ऊपर 1 प्लस है, और इस 1 प्लस को यदि आप -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोल के ऊपर पावर हो जाएगा -2 पावर, और सेकेंड इनवर्स यहाँ पर है, ये भी आपका हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से आपका थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट बना लीटर स्क्वायर पर मोल टू दी पावर -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट भाई? नो सर। थैंक यू। ये था हमारा न्यूमेरिकल। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको और कराऊंगा, लेकिन उससे पहले कि मॉलिक्यूलरिटी हम लोग समझ लें। पेपर में एक क्वेश्चन आता है जनरली, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। मैं आपको अपने कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है।
नंबर ऑफ कोलाइडिंग स्पेसीज या नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल रिएक्शन के टाइम में एक साथ जितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, एक साथ जितने भी मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो या एटॉम्स हो या आयंस हो, कोई भी रिएक्टिंग स्पेसीज हो, उतने नंबर ऑफ आयंस को या एटॉम्स को या मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए कि फॉर द एग्जाम्पल आपने लिया H2 प्लस आपने यहाँ पर ले लिया I2 और इसने यहाँ पर बनाया 2HI। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। अब समझ में आ रहा होगा कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, दूसरा आयोडीन के मॉलिक्यूल है। ये दोनों आपस में टकराते हैं, कोलिजन होता है इसके बीच में। तब यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो चाहे यहाँ पर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल 1 बने, 2 बने या 10 बने, डज नॉट मैटर। यहाँ पर डिपेंड करता है कि हाउ मेनी रिएक्टिंग स्पेसीज कोलाइड साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। दोबारा सुन लें, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज दैट कोलाइड simultaneously during chemical reaction is known as molecularity। तो molecularity समझ में आ गया क्या? हाँ, रिस्पॉन्स थोड़ा दमदार होना चाहिए भाई। देखते हैं कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और आपके घर में आवाज गूंज रही है, तो आपकी भी आवाज होनी चाहिए। मतलब कोई सुने तो सोचे कि हाँ ये पारस सर का स्टूडेंट पढ़ रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो ये रहा हमारा मॉलिक्यूलरिटी। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी भी कई तरह के होते हैं। यूनिमोलिकुलर होते हैं, बायमोलिकुलर होते हैं, ट्राइमोलिकुलर होते हैं, टेट्रामोलिकुलर होते हैं। यानी कि यदि रिएक्टिंग स्पेसीज एक ही है तो यूनिमोलिकुलर। यदि 2 रिएक्टिंग स्पेसीज हैं, यानी कि एक साथ 2 टकरा रहे हैं, तो बायमोलिकुलर। एक साथ 3 टकरा रहे हैं, ट्राइमोलिकुलर। तो मुझे लगता है कि मॉलिक्यूलरिटी के टाइप भी आपके समझ में आ गए। अब यहाँ पर हम लोग इसको तो मैं कर देता हूँ नॉर्मल फॉन्ट का, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ। और थोड़ा मैं बोल्ड भी कर देता हूं। अब यहां पर देखिए, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको यहां पर डॉट डॉट्स के पॉइंट में नजर आ रहे हैं, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। पहला पॉइंट याद रखना है कि इट इज ए थियोरेटिकल क्वांटिटी, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी इज ए थियोरेटिकल क्वांटिटी। नंबर 2 में यहाँ पर कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी कैन बी इंटीजर। जो मॉलिक्यूलरिटी होते हैं ये इंटीजर नंबर होते हैं। इंटीजर का मतलब 1, 2, 3 इस तरीके से परफेक्ट नंबर होंगे। यह कभी भी 0 नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, और फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। मान लीजिए कि कहीं पर पेपर में आपसे ये पूछ दिया गया, वो क्या पूछा जाएगा वो मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। मैं एक टेबल यहां पर पहले इंसर्ट कर रहा हूं।
अब यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस में क्या रखना है, दोनों का डेफिनेशन लिख देना है। यहाँ पर भी इसका डेफिनेशन लिखेंगे और इसका भी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन आपको दोनों का याद है। नंबर 2 में क्या लिखना है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है क्या, इट इज थियोरेटिकल क्वांटिटी। इस बात को आप यहां पर लिखेंगे इट इज थियोरेटिकल क्वांटिटी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। यहां पर लिखेंगे इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ये मैं पूरा नोट्स नहीं बना रहा हूं, ये आपको समझा रहा हूं कि घर में किस तरीके से तैयार करने हैं। थर्ड नंबर में आप यहां पर लिखेंगे कि जो मोलिकुलरिटी होते हैं, यानी कि इस पॉइंट को उठा लेंगे कि जो मोलिकुलरिटी होते हैं ये 1, 2 और 3 होते हैं। यानी कि यह कभी 0 नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शनल नहीं होंगे। तो इस पॉइंट को यू का यू आप यहां पर रख सकते हैं। और यहां पर क्या होगा, ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। और 1, 2, 3 भी हो सकते हैं। यानी कि ये सब कुछ पॉसिबल है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो यहां पर 3 डिफरेंसेज आपने देख लिए। उसके बाद यहां पर हम लोग देखते हैं इन एलिमेंट्री रिएक्शन। शायद मैंने आपको कल बताया था कि एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, इसका जो मॉलिक्यूलरिटी होता है इस और इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो दोनों सेम होते हैं। यानी कि इन द केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के ही केस में होता है। यानी कि इस पॉइंट को आप यहां पर उठा करके रख सकते हैं। लेकिन यदि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग होते हैं। यानी कि वह ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि टोटल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस। उसके बाद यहां पर कहा जा रहा है कि इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जनरली molecularity of slowest step is same as order of reaction which can be considered as molecularity of reaction। कुछ एक कंडीशन में छोड़ करके। और फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। ये बात मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो मोलिकुलरिटी होता है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 होता है। 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। 4 रेयर में यदि कोई हो जाए तो बाय चांस की बात है। अब प्रश्न यहां पर ये उठता है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते। तो इसका जवाब देखिए यहीं पर मैंने दे दिया है, बिकॉज चेंज ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल इज वेरी रेयर। यानी कि यहां पर एक साथ
2 मॉलिक्यूल्स टकरा सकते हैं, 3 टकरा सकते हैं, लेकिन 4 एक साथ गुत्थम गुत्थी करना ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत रेयर होता है। तो ये था हमारा मोलिकुलरिटी। अब यहां पर एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलते चलते मैं आपको यहां पर ये बता दूं, जैसे कि आपने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन पढ़ा था, उसी तरीके से कुछ एक रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर के होते नहीं हैं, लेकिन वह अपने आप को शो करता है या उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में ए केमिकल रिएक्शन इन विच वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 बट मोलिकुलरिटी इज मोर देन 1। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 हमें मिलता है, लेकिन इसका मोलिकुलरिटी 1 से ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, दुनिया में जितने भी हाइड्रोलाइसिस के एग्जाम्पल होंगे वो सब सूडो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल माने जाएंगे। जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके यूज बहुत कम होते हैं। तो वाटर इज इन एक्सेस, देन इट्स कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज टेकन एज कांस्टेंट देयरफॉर। यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन वहाँ पर कांस्टेंट रह जाता है। तो यही कारण है कि वाटर को हम मोलिकुलरिटी में काउंट, यानी कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट नहीं करते। अब टाइम ओवर हो गया। एक न्यूमेरिकल है, ये मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में, इससे आप लोग ट्राई करेंगे।